ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। शुक्ला जी लेट। हाँ यार, चेक नहीं कर पाए, आज चेक कर देंगे। चलिए देखते हैं। अब जीएस में जो 50 क्वेश्चंस हैं उसमें क्या है, पहला जो टॉपिक है वो है एब्रिविएशन का। आज क्वेश्चन है बुक्स राइटर का, और के बाद है अच्छा हिस्ट्री है। हिस्ट्री से भी 5 क्वेश्चंस होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है, 5 क्वेश्चन है। साइंस है, 5 क्वेश्चंस है। जो जियोग्राफी है इसको इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन होंगे और इंडियन ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद है बिल्डिंग्स, यानी कि इस शहर में कौन सी महत्वपूर्ण इमारत है उसके बारे में पूछते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर। ये टोटल क्या है, यही टॉपिक आपको पढ़ने बस, और कुछ नहीं है। कहने का मतलब है, अगर आप देखते हो तो यहाँ से स्टार्ट करते हो 5 टॉपिक, मतलब ये है कि आपको सिलेबस में भागना नहीं है इधर उधर। आपको सिलेबस बिल्कुल फिक्स है। एब्रिविएशंस अगर आप कर लेते हो तो एब्रिविएशंस आपको 5 मिल जाएंगे। अगर आप बुक्स और राइटर, बहुत ज़्यादा बुक्स राइटर है नहीं, इंडियन बुक्स राइटर को ज़्यादा फोकस किया गया है, वर्ड के बहुत, तो इनकी भी एक लिस्ट है, बहुत ज़्यादा है नहीं, इनको भी आपको बार बार जो आयोग पूछता है इनको करना है। हिस्ट्री को आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, मतलब ये है हिस्ट्री के जो औसत क्वेश्चंस आएंगे वो है। आप लोगों को आवाज मिल रही है आकांक्षा? मैसेज कर दीजिए। ठीक, हिस्ट्री के ही जो कॉमन क्वेश्चन है जो आयोग पूछता रहा है, बहुत डीपली नहीं, जो कॉमन एग्जाम्स में पूछता है वो हिस्ट्री आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन से भी 5 क्वेश्चंस हैं। साइंस में अगर हम साइंस के 5 क्वेश्चन को डिवाइड कर ले तो बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का, यही जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ज्योग्राफी यही है। बिल्डिंग्स में, इंडिया में जो बिल्डिंग्स हैं इनसे बारे में बहुत पूछा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, कौन सी बिल्डिंग कहाँ, ताजमहल कहाँ, लाल किला कहाँ, ये सारे मतलब कॉमन क्वेश्चन है, राइट। स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स में कौन सी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, मतलब इन्होंने स्पोर्ट्स में दे रखा है तो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से होंगे। और है करंट अफेयर आपका। करंट अफेयर जो है ये बहुत टफ नहीं है, मतलब करंट अफेयर आप जो है अगर पिछले 6 महीने का करंट अफेयर तैयार करते हैं तो आप मतलब अच्छे स्कोर कर सकते हो। इसके बाद है इसमें
प्रशासनिक शब्दावली है शायद, इसी में है ना। हाँ, प्रशासनिक शब्दावली है। आइए, नहीं हो तो गया, करंट अफेयर हो गया। क्या हाल चाल है? तो प्रशासनिक शब्दावली में क्या है, प्रशासनिक शब्दावली कुछ फिक्स है, जैसे आयोग में पूछा गया है, तो आज हम लोग उसे से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग एक लिस्ट आपको दे देंगे जिसमें जो पूछे गए हैं वो हम ले आए हैं, और यही घूम फिर के सारे प्रशासनिक शब्दावली पूछा जाता है। यही से आज हम लोग स्टार्टिंग भी करेंगे, क्योंकि रोज क्या करना है, 10-15 वर्ड हमें रोज रटने हैं। इसमें दिक्कत आपको इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको इंग्लिश आती है, लेकिन हिंदी में आपको ये भी ध्यान रखना हो किस वर्ड की मीनिंग क्या है, क्योंकि जो ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक, तो इसी से आज स्टार्टिंग करेंगे। हाँ, ये तो खैर जीएस का है, तब तक और भी आपको देख लेते हैं क्या है। ये जीएस का हो गया। हिंदी में क्या है, दूसरा है आपका हिंदी। हिंदी में भी टॉपिक आपके बिल्कुल फिक्स है। पहला अनसीन पैसेज है, पहला सेक्शन होगा पैराग्राफ बेस्ड। और जितने भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सब अनसीन पैसेज होते हैं, कोई भी कर ले जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसी में आपको आंसर दिया रहता है। बस इसमें क्या है, इस पैराग्राफ में एक क्वेश्चन होगा जो इसका टाइटल बताएगा, लेकिन चूंकि है लिखना है नहीं, इसलिए आपको आसानी से टाइटल को पकड़ ले जाओगे। क्योंकि जो मान लो एक पैराग्राफ के अगर 4 क्वेश्चन, उस पर 5 क्वेश्चन बेस्ड है, तो इसका जो सुटेबल टाइटल क्या होगा पैराग्राफ का, वो भी उसमें दिया रहेगा। तो दिया गया है पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन और टाइटल। ठीक, दूसरा है हिंदी का टॉपिक। शुक्ला जी बताइए कौन कौन से टॉपिक है भाई। हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे जिसकी बहुत लंबी भुजाएं होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक, इस टाइप के वाक्यांश पर्यायवाची है। पर्यायवाची बेसिकली सिनोनिम्स होता है इंग्लिश में, तो जानती होगी। हाँ, मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं। और अशुद्धि संशोधन होगा। अशुद्धि संशोधन होगा। और क्या है? हाँ, ट्रांसलेशन है, यही जो अभी आपको हम बता रहे थे। अच्छा, ये हिंदी में ही है। अनुवाद बेसिकली कह सकते हैं। पर्यायवाची तो शायद लिख दिए, हो गया। तो ये टॉपिक है, मतलब ये है, इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। हाँ, विलोम। और सरकारी पत्रों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि लिखने का है नहीं इसलिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक, ये आपका हिंदी का हो गया। जरा ये लास्ट वाली लाइट बंद कर दीजिए, लास्ट वाली। हाँ, तीसरा है आपका कंप्यूटर सेक्शन। तो इसमें टोटल बेसिक और ऑफिस रिलेटेड सारी चीजें पूछी जानी है। ये है, इसमें भी टॉपिक दे रखे हैं। तो चलिए पहले हम लोग आज कर लेते हैं। बस अभी रखें, कल से चेक करने जा रहे थे, लेट हो गए, आज चेक कर देंगे।
पहले लिख लीजिए फिर कराएं इसको। चलिए नोट कर लीजिए, जैसे हमने कहीं नोट करके रखे हैं शायद। एक आदमी होना चाहिए इसको सेटिंग करने वाला। है क्या? है आज जो है उस पे चल रही है। चलिए देखिए 2000 सारे जो है इंग्लिश से जो टर्म आ रहे हैं वो सारे हमने इकट्ठे किए हैं। इकट्ठे क्या मतलब, इसमें मिल गए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बना के रखा है। जो पिछले जितने भी सालों में आए हैं, जो टर्म आए हैं प्रशासनिक टर्म, वो लिख लीजिए। पहला टर्म लिखे, और ये क्या करना है, रोज आपको याद कर रहे हैं। परंतुक। परंतुक। बाइला। उपविधि। कैडर। संवर्ग। ये 2021 के आर ओ ए आर ओ में आए हुए हैं। यही आते हैं, घूम फिर के सारे यही आते हैं।
कैरिजेंडम शुद्धि पत्र, शुद्धि पत्र, अबेंडनमेंट, परित्यक्त, ये इंग्लिश से हिंदी में आए हैं और हिंदी से इंग्लिश में 5 आए हैं, वो भी लिख लीजिए, ये भी 5 ही हैं शायद। हाँ, ये 2021 में आरो यूपी में पूछे गए हैं। वॉयलेशन, वॉयलेशन का मतलब है उल्लंघन, वॉयलेशन का मतलब है उल्लंघन। अनेक्चर, अनेक्चर मीन्स है अनुलग्नक। हाँ, डबल एक्स नहीं है, अरे भाई एज इट इज यही है, चेक कर लिया जाए। हो सकता है बुक में दिक्कत हो। एक्स यू है, टी नहीं है, ये इसमें टी दिया है, इसका मतलब टी गलत है। ठीक है, हाँ, अनुलग्नक, नॉट अप्लीकेबल, लागू नहीं, लागू नहीं। रिप्लाई, प्रत्युत्तर, ट्रीटी, विधानकारी संधि, विधानकारी संधि। 2021 के पहले जो आयोग का एग्जाम हुआ है 2016 में हुआ है, यानी कि लोक सेवा आयोग में कोविड में एग्जाम नहीं हुआ था आरओ का, 2016 में हुआ। और 2016 में जो आए हैं, कम से कम 20 तो लिखवाएं इनको याद करने के लिए, क्यों शुक्ला जी? हम्म, अरे इतना, हाँ ये तो मेन बात है, जो आए हैं उसमें आपको आधे तो आते होंगे, ऐसा तो है नहीं नहीं आते होंगे। और क्या, नहीं नहीं आपको तो आते हैं, हाँ वही चीज है। ठीक।
हम्म। अगला है परमिट, अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञा पत्र, सेल, कच्छ या गुट, कच्छ या गुट, रैंक है पद, बहुत टफ नहीं आए हैं। ड्यू डेट, नियत तारीख, ड्यू डेट में है नियत तारीख। क्या? अरे जो टर्म उसमें रहेगा तिथि, क्या अब ऑप्शन में रहेगा तो आप तिथि और तारीख तुम कर ही ले जाएंगे हैं। हाँ, सरप्लस, अधिशेष, क्वालिटी, गुणवत्ता, टू एडमिट, भर्ती करना, टू एग्जम्प्ट, छूट देना। क्या कह रहे हैं शुक्ला जी? बस एक और कर लीजिएगा तो 2 साल के पेपर के तो हो ही जाए। प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, परियोजना। ये 2 एग्जाम के हैं, आरओ में भी आता है, 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो सेम आप ये मान लीजिए कि आयोग यही में इसी में से कुछ पूछेगा, और इसके अलावा ये आपको खाली 100-200 रटने हैं, बहुत ज्यादा नहीं रटने हैं, जो टर्म नहीं रटने, घूम फिर के आपको उसी में से मिल जाते हैं। नहीं, इसमें जितना भी आया है इसमें 50% आपको आता है। ठीक है।
5 नंबर का है संविधान। क्योंकि हम लोग 1-2 क्लास कर चुके हैं, इसलिए संविधान में हम लोग पढ़े हैं संविधान का विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन व्यापार के बाद यहाँ की राजनीतिक कंडीशन को यानी कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था और डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। औरंगजेब की 1707 में डेथ हो जाती है। औरंगजेब के बाद मरने के बाद पूरे भारत पर जो है, पहले क्या था, मुगल दरबार दिल्ली से पूरे भारत को कंट्रोल कर लिया करते थे, लेकिन 1707 के बाद औरंगजेब की डेथ के बाद ऐसा कोई मुगल शासक नहीं हो पाया जो पूरे भारत को कंट्रोल में रख पाए। ऐसी स्थिति में जब इसके उत्तराधिकारी जो कमजोर हो गए तो प्रोविंस जो है वो ऑटोनॉमस होने लगे, स्वतंत्र होने लगे और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ऐसे समय में जब कंपनी यहाँ इस समय व्यापार कर रही थी, कंपनी को मौका मिल गया कि क्यों ना अब एक काम किया जाए कि क्यों ना सत्ता पर ही कब्जा कर लिया जाए, तो टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है, हम खुद टैक्स वसूलने वाले हो जाएंगे। अभी हमको टैक्स देना पड़ता है, हम टैक्स भी वसूलेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी के युद्ध के माध्यम से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और बंगाल पे इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया। तो धीरे धीरे इन्होंने बंगाल पर कब्जा किया, क्योंकि हमने लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे कि जो कंपनी है ये बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अपने यहाँ जैसे प्राइवेट कोई कंपनी होती है, सेम एज जो है ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी है। ये ब्रिटिश सरकार नहीं है, ध्यान रखना है, ये ब्रिटिश सरकार नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार नहीं है। और चूंकि ब्रिटिश सरकार ने इसे परमिशन दिया है कि जाओ आप भारत व्यापार करो जाए, तो इनको भारत से व्यापार करने की अनुमति ब्रिटिश सरकार ने दी। ये भारत में व्यापार करने आते हैं, तो ये परमिशन जब लेने आते हैं तो 1608 में पहली बार कंपनी का एक जो है ग्रुप आता है, दूत मंडल आता है कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, और व्यापारिक जो परमिशन लेता है वो लेता है जहांगीर से। जहांगीर से व्यापारिक अनुमति लेता है कि हम व्यापार कर लें, जहांगीर अनुमति दे देता है। जब ये लोग व्यापार करने लगते हैं तो इधर इनका व्यापार होता रहता है और ये टैक्स देते रहते हैं, व्यापार करते रहते हैं। जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, तब भी चल रहा है। शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है, तब भी थोड़ा बहुत कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद इसको कोई संभाल नहीं पाता है, तो कंपनी ने स्वयं शासन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कंपनी का जो मूल उद्देश्य है वो है ट्रेड करना और मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना। तो कंपनी को जब अधिकार करने का मौका मिलता है, यानी कि कंपनी क्या करती है, कंपनी जब बंगाल में कब्जा कर लेती है तो कंपनी अधिक से लाभ लेने के लिए कंपनी जो है बंगाल में लूटना शुरू कर देती है। और जब कंपनी लूटना शुरू करती है तो ब्रिटिश सरकार, अगर यहाँ ये लूट रही है तो ब्रिटिश सरकार की बदनामी हो रही है, तो ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए कुछ कानून पारित करना स्टार्ट कर दिया। तो यही कानून जो है भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका बेस बनते हैं, आधार बनते हैं। तो सबसे पहला जो कानून पारित करती है वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित करती है। ये रेगुलेटिंग एक्ट है, और रेगुलेटिंग एक्ट में कहती है ब्रिटिश सरकार इनसे कि कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, और इसकी मदद के लिए 4 सदस्यीय एक
काउंसिल होगी। यानी कि अब भारत में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई, एक गवर्नर जनरल बनाया गया, और इस गवर्नर जनरल का जो नाम है वो है वारेन हेस्टिंग्स। यही पूछा जाता है, ये वारेन हेस्टिंग है। ठीक, कोई विवाद अगर होता है, कोई विवाद होता है तो 1700 इसमें प्रोविजन किया गया कि विवाद को निपटाने के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। तो कब सुप्रीम कोर्ट जिसमें बनाया गया उसमें 3 जज होंगे और एक चीफ जस्टिस होगा। शुक्ला जी, चीफ जस्टिस कौन था पहला? वेरी गुड, एलिजा इम्पे, ये पहले चीफ जस्टिस थे। ये खूब पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट जो बना ये आज वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आज कौन है चीफ जस्टिस शुक्ला जी? DY चंद्रचूड़ है। ठीक, ये है। तो ये जब कानून बनाया गया तो ये तो भारत का पहला कानून है। तो 1773 के बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है और इस पिट्स इंडिया एक्ट में भी और प्रोविजन किया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट ध्यान रखिएगा। फिर 1793 में आता है। अभी मैं इसको बता नहीं रहा हूँ डिटेल से, खाली आपको बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का बेस कैसे तैयार हुआ। इस 1793 में अधिनियम आया, 1813 में चार्टर एक्ट आया। ध्यान देना यह है, चार्टर एक्ट जब आया तो ये वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की मोनोपोली दी थी, एकाधिकार दिया था। सिर्फ भारत से, ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करने भारत जाएगी, दूसरी कोई कंपनी भारत से व्यापार करने नहीं जाएगी। अब चूंकि भारत में तो खजाना है, ये कंपनी अचानक मालामाल हो जा रही है, एक कंपनी के कर्मचारी अचानक धनवान होते जा रहे हैं, तो ब्रिटेन की दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने लगी कि हमें भी भारत से व्यापार करने का मौका दिया जाए। तो इस दबाव के कारण 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मोनोपोली है, व्यापारिक एकाधिकार है, वो समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब भारत से सभी कंपनियां ब्रिटेन की व्यापार कर सकती हैं, लेकिन अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चाय का व्यापार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही, यानी कि चाय के व्यापार पर मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी रहेगी। और चीन के साथ जो व्यापार होता है वो भी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। यानी कि चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार पर मोनोपोली बनी रहेगी और बाकी मोनोपोली क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। तो ये है। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ये जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसमें क्या है अभी आप समझिए। हमने आपको बताया इन्होंने शुरुआत तो बंगाल से करी, लेकिन इनका उद्देश्य पूरे भारत को कंट्रोल करना था। तो बंगाल तो 1757 में प्लासी के युद्ध के माध्यम से इन्होंने कवर कर लिया। उसके बाद अवध 1764 में बक्सर के युद्ध के माध्यम से। तो धीरे धीरे इनकी पॉलिसी क्या था? पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का था। तो धीरे धीरे ये वर्चस्व स्थापित करके इनका कंट्रोल लगभग पूरे भारत पे हो चुका है। तो 1833 में इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने क्या बनाया था? एक जो गवर्नर जनरल बनाया था। ये गवर्नर जनरल पहले सिर्फ बंगाल प्रांत के लिए था। अब कहा गया 1833 में गवर्नर जनरल ये कहाँ का होगा? ये भारत का होगा। यानी कि पहली बार इसका एरिया एक्सपेंड कर दिया गया, पूरे भारत का कंट्रोल इसको दे दिया गया। इसलिए अब जो गवर्नर जनरल बन रहा है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बन रहा है। ये कौन है? ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा। और जो पहले था वो भारत में पहला गवर्नर जनरल था। यानी कि जो पहले गवर्नर जनरल आया उसका जो कंट्रोलिंग एरिया था वो क्या था? सिर्फ बंगाल था। पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब क्या है? अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया है। ठीक, तो ये 1833 में है। अब हाँ, 1833 में एक बात और हो गई
चाय और चीन की मोनोपोली भी खत्म कर दी गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चाय का व्यापार सिर्फ कंपनी कर रही है और चीन के साथ व्यापार कंपनी कर रही है, ये भी मोनोपोली क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो जो ट्रेड मोनोपोली है वो 18 यानी कि व्यापारिक अधिकार है 1813 में कंपनी की खत्म की जाती है, लेकिन दो चीजों का व्यापार अभी कंपनी करेगी, लेकिन 33 में ये भी खत्म कर दिया गया। अब क्या होता है, अब 1853 में एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट है। ये सब कंपनी है तब कानून बन रहे हैं, ध्यान रखिए अभी कंपनी शासन कर रही है, ब्रिटिश सरकार शासन नहीं कर रही भारत में। अब होता क्या है, कंपनी के शोषण के खिलाफ भारत में 1857 में विद्रोह हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है 1857 में कंपनी के शासन के विरुद्ध। ध्यान रखना है ये विद्रोह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं है, ये विद्रोह किसके खिलाफ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है। कि चूंकि हमारे यहाँ शासन कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो विद्रोह किसके खिलाफ है, कंपनी के खिलाफ है। अब ये विद्रोह होने के बाद एक बात ब्रिटिश सरकार के समझ में आई कि अगर हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो हमें यहाँ से इस कंपनी को यहाँ पर अब टिक पाना बहुत मुश्किल है। तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और कहा कंपनी अब शासन नहीं करेगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शासन नहीं करेगी। अब भारत का शासन सीधे किसके हाथ में होगा, ब्रिटिश सरकार के हाथ में, यानी कि शासन हम स्वयं चलाएंगे। अब ब्रिटिश सरकार 1858 में एक्ट आता है, तो अब एक्ट आएगा तो सीधे भारत पर शासन किसका हो गया, ब्रिटिश सरकार का। अब ध्यान दीजिए, अब चूंकि ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया तो जैसे ब्रिटेन है, मान लेते हैं ये ब्रिटेन है, और इस ब्रिटेन की जनता के प्रतिनिधि संसद में जा रहे हैं, ब्रिटिश संसद में, और यहां पर क्या बन रही है, मंत्रि परिषद बनती है, मंत्री बनाए जाते हैं। तो इसी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वही यहाँ पर क्या करते हैं, शासन कर रहे हैं। तो इसी मंत्रिपरिषद के एक सदस्य को भारत के शासन की जिम्मेदारी दे दी गई, यानी कि भारत भी हो क्या होगा, अब भारत क्या है, ब्रिटिश गवर्निंग जो है गवर्निंग एरिया हो गया। तो यहाँ का एक मंत्री होगा, इसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि इसका नाम है भारत सचिव, भारत सचिव। और ये जो भारत सचिव है ये लंदन के ब्रिटेन के ब्रिटिश मंत्रिपरिषद का सदस्य है। जैसे अपने यहाँ विभाग बांटा जाता है कि रक्षा मंत्रालय कोई पर्टिकुलर देखेगा मंत्री, वैसे यहाँ पर ये विभाग बांटा गया कि इस मंत्री का काम है भारत के शासन की जिम्मेदारी। तो इस मंत्री का नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि भारत सचिव। और भारत सचिव जो है इसकी मदद करने के लिए काउंसिल वहां बनाई गई 15 सदस्य। अब भारत सचिव के अंडर में जो यहाँ गवर्नर जनरल होता था, ध्यान दीजिए, जो गवर्नर जनरल होता था, तो पहले ये कंपनी के प्रति, कंपनी इसके ऊपर कंपनी हुआ करती थी। अब भारत सचिव के अंडर में ये हो जाएगा गवर्नर जनरल, यानी कि कंपनी से इसका रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से अब इसका कोई मतलब नहीं होगा, अब यहां से इसको ब्रेक कर दिया जाएगा। अब इसकी जवाबदेही इसके प्रति बनेगी और गवर्नर जनरल का नाम का क्या कर दिया जाएगा, वायसराय कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है अब भारत की जो जनता है इसका शासक कौन हो गया, अब इसका शासक ब्रिटिश सरकार हो गई। अभी तक कंपनी शासन कर रही थी, अब ब्रिटिश सरकार शासन करेगी, राइट। तो इसका मतलब अभी तक जो भारत में कानूनी दस्तावेज बने या जो कानून बनाने के नियम कानून बने वो कंपनी के शासनकाल में बने, कंपनी के शासन काल में संवैधानिक विकास। तो इसमें हमने आपको बताया है कि 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1853 यानी कि 1773 से लेकर और 1883 तक जितने भी प्रोविजन लाए गए वो क्या है, एक बेस बन गए, उन्हीं में परिवर्तन किया जाएगा, उन्हीं में सुधार किया जाएगा। तो ये तो कंपनी के शासनकाल में हो गया।
अब स्टार्ट होता है ब्रिटिश सरकार का शासनकाल। तो ब्रिटिश सरकार के शासनकाल को बेसिकली क्या बोला जाता है? क्राउन का शासन। क्राउन से मतलब है राजा और महारानी का जो क्राउन है उनके अंडर में ब्रिटिश सरकार चलती है। क्यों? क्योंकि हमने जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था कहां से ली है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने संविधान में ली। वहां पर ये जो है क्राउन है, ये वंशानुगत पद है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत पद नहीं है। अब जरा ध्यान देने वाली बात, क्राउन के अधीन जो संवैधानिक विकास होता है उसमें 1858 का एक्ट आता है। 1861 का एक्ट आता है। 1892 का एक्ट आता है। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आधार तैयार करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। 1909 में एक्ट आता है। 1919 का एक्ट आता है और फाइनली आता है 1935। क्राउन के समय में भारत में इतने कानून बनते हैं और फाइनली कानून जो बनता है वो क्या है? वो है 1835 का कानून, ये 1835 का अधिनियम। यही हमारे, देखिए यहाँ से जो प्रोविजन चलते हैं उसी में कुछ चीजें घटाई जाती हैं, कुछ जो नहीं एप्लीकेबल होते उन्हें हटा दिया जाता है। तो फाइनली क्या हुआ? 1935 का एक्ट जो है ये हमारे शासन का आधार बनता है। अब क्या है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई है। स्वतंत्रता आंदोलन की जब लड़ाई होती है तो भारत आजाद हो जाता है 14-15 अगस्त 1947 को। जब भारत आजाद हो जाता है तो चूंकि भारत के पास कोई अपना जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म के लिए फिर यह है कि भारत का संविधान बन रहा होता है। संविधान बनने के लिए भारत ने संविधान सभा अपना काम कर रही है, संविधान सभा अपना संविधान बना रही है। उससे पहले ही आजाद करके चले गए। तो अब हमारा शासन कैसे चलेगा? तो 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक भारत का जो शासन चलता है वो 1935 के अधिनियम से चलता है, क्योंकि अभी तो हमारे पास यही बेस है। तो ये शासन चलता है इस टाइम में, यानी कि आजादी के बाद से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक, जब तक संविधान लागू नहीं होता है तब तक का हमारा भारत शासन कैसे चलता है? ऐसे। लेकिन जैसे ही हमारा संविधान लागू हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, तब हमारे यहाँ शासन हमारे संविधान के अनुसार चलने लगता है। तो जब हम संविधान बना रहे थे तो संविधान बनाने में आधार हमने रखा था ये, यानी कि ये हमारे पास एक रफ एडमिनिस्ट्रेटिव डायग्राम है। इसी को हम कुछ सही कर लेंगे, कुछ चीजें जोड़ लेंगे, कुछ हटा लेंगे। तो आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्तमान में, यानी कि संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, उसने संविधान बनाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिम्मेदारी थी कि ये संविधान, इसी का एनालिसिस किया जाए, इसी में कुछ अच्छी चीजें ऐड कर ली जाए, कुछ अच्छी चीजें जो भारत में लागू नहीं हो रही उन्हें हटा दिया जाए। तो 1935 का अधिनियम है उसमें 50% हिस्सा आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। यह सवाल पूछा जाता है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग 75% कहां से लिया गया है? 1935 के एक्ट से लिया गया है। और इसमें 25% हमने ऐड किया है दूसरे देशों के संविधान की अच्छी चीजों को। तो इन्हें हम कहते हैं सोर्स जो है ये विदेशी स्रोत हैं जो हमारे संविधान में है। विदेशी स्रोतों में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमने अमेरिकी संविधान से क्या लिया, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया, रशियन संविधान से क्या लिया, या फ्रांस के संविधान से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया। तो 50% जो है हमारा उधार का है, 25% उधार का है और 75% वही है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बना था। तो इस तरीके से हमारा संविधान बन जाता है 26 नवंबर 1949 को। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जब संविधान बना लेती है तो संविधान सभा इस संविधान को क्या करती है? स्वीकार करती है। किस तारीख को? 26 नवंबर को। लेकिन 26 नवंबर को पूरा संविधान लागू नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि 26 जनवरी को लागू करना है। 26 जनवरी को संविधान पूरा लागू किया जाएगा। ध्यान दीजिए ऐसा है क्यों?
26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाता है, संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन 26 जनवरी जो है ये हमारी ऐतिहासिक तारीख है, उसको हमको यादगार के रूप में बनाना है। इसलिए यादगार के रूप में क्यों बनाना है, समझिए 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का सेशन हुआ करता था। 1929 का जो अधिवेशन हुआ वो लाहौर में हुआ था। अभी आप समझ जाएंगे, लाहौर अधिवेशन बहुत फेमस है, पूछा जाता है खूब, जब भी हिस्ट्री में पूछा जाएगा ये अधिवेशन समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। इवन ये पूछा गया है कि लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पे हुआ था, रावी नदी के तट पे लाहौर है। क्या हुआ, चेकबुक लेके आए हैं शुक्ला जी? नहीं नहीं, इतना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा समझिए, लाहौर अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, ये घोषणा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही जाती है। जब पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही जाती है, प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कांग्रेस में, तो ये होता है कि चलो पूर्ण स्वतंत्रता के हम तो प्रस्ताव तो आ गया, लेकिन ये बताइए कि इस प्रस्ताव को हम अगर सिंबॉलिक तरीके से मनाना चाहें तो कोई तारीख डिसाइड करें जिसमें हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं। तो ये हुआ कि भाई जब भी अधिवेशन होता था, ध्यान रखिएगा, दिसंबर लास्ट डेज में होता था, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, तो लास्ट दिनों में हो रहा है 1929 के। तो ये कहा गया कि भाई जिस दिन सब लोग खाली हो उस दिन चल के हम लोग क्या करें, स्वतंत्रता दिवस प्रतीक स्वरूप मनाएं। तो ये हुआ कि यार संडे को सब लोग खाली रहते हैं तो संडे को रखा जाए। तो कहा गया भाई अगले संडे को, तो अगले संडे को रखा जाए। तो ये कहा गया कि भाई आज ये नहीं, नेता खाली नहीं, अगले, तो तीसरा संडे डिसाइड हुआ। तीसरा संडे था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1947 तक आते आते, 1947 जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था 26 जनवरी को। तब ये प्रतीक स्वरूप मनाया जाता था। तो जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, आजादी मांगते थे ब्रिटिश सरकार से, तो ब्रिटिश सरकार हमको मारती थी। बहुत बार हमारा इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने जाने गंवा दी। तो ये इमोशनल डेट हो गई है। इस डेट को हमको क्या करना है, यादगार बनाना है, जीवंत बनाना है। तो जीवंत बनाने में कि तो हम स्वतंत्रता दिवस तो बना नहीं सकते, क्योंकि ये इन्होंने हमें कब आजाद कर दिया, इन्होंने तो हमें क्या किया, आजाद कर दिया 15 अगस्त को ही, 1947 को। लेकिन अभी क्या है, कोई भी देश तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक उसका संविधान नहीं होता है। तो संविधान लागू करने की तारीख हमने, संविधान हमारा बन गया 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ये एक्सेप्ट भी कर लिया गया, लेकिन कहा गया इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगे, और पूर्ण रूप से लागू करने के लिए उस तारीख को जिंदा रखा जाएगा। तो इसीलिए हमारा संविधान कब लागू होता है, 26 जनवरी। दो चीजें पूछी जाएंगी, संविधान सभा द्वारा संविधान स्वीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949, संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950। ठीक। अब चूंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब लागू हुआ, तो संविधान लागू होने, जब संविधान हमारा बना, संविधान में मैंने बताया था कि 8 अनुसूचियां थी। अनुसूची से मतलब है शेड्यूल, 8 शेड्यूल थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे। यानी कि 8 क्या थे, शेड्यूल थे। ये क्या थे, पार्ट है, अनुच्छेद है, आर्टिकल। ये आज जो शेड्यूल है इनकी संख्या कितनी हो गई है, 12।
तो 4 शेड्यूल बाद में ऐड किए गए, यानी कि आज संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। ये हम लोग देख रहे थे, तो इसमें हम लोग बात कर ले। इसमें कभी कभी 1-2 शेड्यूल पूछे जाते हैं कि इस शेड्यूल का विषय क्या है। तो पहले हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के, यानी कि अनुसूची की। तो इसमें आपको क्या करना है, पहली अनुसूची लिखना है। पहली अनुसूची, इसका विषय क्या है, बस खाली यही पूछा जाता है, पहले शेड्यूल का विषय क्या है। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची का विषय है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी में है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते। तीसरी में क्या है, शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण यानी कि शपथ ग्रहण प्रक्रिया, ये तीसरी शेड्यूल में है, थर्ड शेड्यूल का विषय है। चौथी बहुत पूछी जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ यूनियन में जो हाउस है वो 2 है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में सदस्य कितने जाएंगे, ये जनसंख्या पर आधारित है, यानी कि जनसंख्या आधार है इसका, कितने सदस्य संख्या किस राज्य से होंगे। लेकिन राज्यसभा में कितने सदस्य किस राज्य से जाएंगे, ये चौथी अनुसूची में है। यानी कि राज्यसभा में जो है सीटों का अलॉटमेंट है स्टेट का, राज्यों द्वारा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कहने का मतलब है राज्यसभा में कितने सदस्य किस राज्य से जाएंगे, ये आधार क्या है, 4th शेड्यूल है, चौथी अनुसूची। और इस अनुसूची के अनुसार सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं, 31 सदस्य। लोकसभा में कितने जाते हैं, 80। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य, 80। राज्यसभा में कितने सदस्य, 5वीं अनुसूची देखिए, 5वीं अनुसूची देखिए। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति घोषित किए गए क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान। कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी एरिया को शेड्यूल ट्राइब एरिया घोषित कर देता है तो वहां के लोगों को बहुत सारे प्रिविलेज मिलते हैं। तो किन लोगों को भेजा, क्या क्या प्रिविलेज होंगे, क्या प्रोविजन होंगे, ये 5वीं अनुसूची का विषय। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे थे, जैसे घटना देख रहे थे मणिपुर की घटना, तो मणिपुर की घटना इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मणिपुर में 3 बड़ी कम्युनिटी हैं, 3 बड़ी जनजातियों की कम्युनिटी है। एक है मैतेई, एक है नागा और दूसरा है कुकी। नागा, कुकी और मैतेई। तो नागा और कुकी को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ है, मतलब इनको ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ है, तो इनको बहुत सारे अधिकार हैं। मैतेई को कोई दर्जा, मैतेई को कोई जो है पावर नहीं मिला है, यानी कि और मैतेई मांग कर रही है कि हमें क्या दिया जाए, तो ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए। ये आगे इसके हम लोग कभी चर्चा करेंगे। मुद्दा ये है, करंट का मामला है इसलिए पूछा जा सकता है। इसमें 6ठी अनुसूची में स्पेसिफाई कर दिया गया है असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।
यानी कि ट्राइब्स एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये छठी अनुसूची है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अब जरा देखिए, 7 वाला पूछा जाता है, 5 6 कभी पूछा नहीं जाता है, इस बार विवाद हुआ है, हो सकता पूछ लिया जाए, लेकिन 7 वाला पूछा जाता है। 7वें शेड्यूल है, 7वीं जो अनुसूची है, उस अनुसूची में कानून बनाने का जो है कानून बनाने का सेपरेशन किया गया है। भारत में कानून क्या बनते हैं? भारत के कानून 2 स्टेजेस पे बनते हैं। एक बनता है केंद्र के स्तर पर कानून बनाए जाते हैं और दूसरे राज्यों के स्तर पर कानून बनाए जाते हैं। भारत में 2 ही जगह कानून बनते हैं, या तो राज्य कानून बनाते हैं या तो केंद्र बनाते हैं। केंद्र द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारत में लागू होता है, राज्य द्वारा बनाया गया कानून पर्टिकुलर उसी राज्य में लागू होता है। तो केंद्र किन विषयों पर कानून बना पाएगा और राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगा, ये जो है 7वीं अनुसूची का विषय है। इसीलिए इसमें कानून बनाने की लिस्ट दी गई है, और लिस्ट क्या है? 3 लिस्टों में से बांटा गया है। एक है संघ सूची, इसे यूनियन लिस्ट कहते हैं। एक है राज्य सूची, इसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। और एक है समवर्ती सूची, इसे कांकरेंट लिस्ट कहते हैं। यानी कि कानून कितने विषय होंगे, कितने विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगा, ये इसमें दिया गया है यूनियन लिस्ट में। कितने विषय पर कानून स्टेट बनाएगा, ये इसमें दिया गया है। और कौन ऐसे विषय होंगे जिन पर कानून दोनों बनाएंगे, वो समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई। ठीक है, तो समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची का विषय। यानी कि केंद्र सरकार, इनकम टैक्स पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। रेलवे पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक, सेना से संबंधित कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। लेकिन अगर लैंड रेवेन्यू का कानून बनाना है, लैंड ऑर्डर का कानून बनाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन कोई ऐसा विषय होगा जो कॉमन भी होगा, जैसे शिक्षा। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा पर कानून कौन बनाएगा? दोनों बनाएंगे। लेकिन कहा गया कि अगर समवर्ती सूची और केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो हमेशा जो कानून है वो केंद्र सरकार का मान्य होगा, यानी कि राज्य सरकार का फिर मान्य नहीं होगा। हालांकि ऐसी विवाद की स्थिति बहुत कम आती है। जब सेम सरकारें होते हैं तो विवाद नहीं आता है। जब सरकारें बदली होती हैं, केंद्र में अलग होती, राज्य में अलग होती, तो डिस्प्यूट आते हैं। जैसे आपने देखा था जीएसटी लागू करने में डिस्प्यूट आए, कुछ राज्य आसानी से नहीं लागू कर रहे थे। ठीक, तो ये है 7वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची ये है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। यानी कि 8वीं अनुसूची का विषय है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो 8 तो क्या थे? 8 तो पहले से ही थे। अब हमारे यहां 4 जोड़े गए हैं, यहां से 9वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई और 12वीं। तो संविधान हमारा है कैसा? संविधान हमारा है फ्लेक्सिबल, संविधान हमारा है लचीला, और हम अच्छी चीजों को जोड़ लेते हैं जब समय पड़ता है, और जो हमारे यहाँ नहीं लागू होती उन्हें हम हटा भी सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, यही पूछा जाता है कब जोड़ी गई, कौन सा संविधान संशोधन था और ईयर कौन सा था और विषय क्या है। तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में रखी गई। यानी कि लिखिए 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन में 1951 में लाई गई 9वीं अनुसूची। इसका विषय क्या है? इसका विषय है भू अधिनियम।
लैंड रिलेटेड एक्ट्स। तो अगर आपसे सवाल पूछता है नवीं अनुसूची कब आई, पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में आई, और है क्या, विषय क्या है, से संबंधित अधिनियम। 10वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची है 52वें संविधान संशोधन में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तब आई। और ये कब हुआ, 10वीं अनुसूची आई 1985 में। इसका विषय क्या है, दल बदल कानून, यानी कि दल बदलू कानून जो बनाया गया कि कोई भी एक दल से दूसरे दल में चला जाए, ये जो है 10वीं अनुसूची का विषय होगा। याद रखना है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ईयर क्या है, 1985 है। पहले वाले का ईयर क्या है, 1951 है। कॉन्स्टिट्यूशनल संख्या कौन सी है, अमेंडमेंट संख्या कौन सी, पहली। अब है 11वीं, 11वीं है पंचायती राज। और पंचायती राज क्या है, यह है 73वें संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है। 73वें संविधान संशोधन में 1992-93 में लाया गया, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में लाया गया। ये है ग्राम पंचायत, यहीं से पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू होती है, यानी कि संवैधानिक दर्जा पंचायत को मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था तो 1959 में स्टार्ट हो जाती भारत में। और 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची है वो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन। ये क्या है, ये है 1993। ये है क्या, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत। ये आपसे खूब सवाल पूछे जाते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है 73वें संविधान से, ध्यान रखना, खाली इसमें आपको कंफ्यूज करते हैं। 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन में, ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत को भारत में कितने स्तर पे लागू किया जाता है, कैसी प्रणाली है, त्रिस्तरीय प्रणाली। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लागू किया गया, वेरी गुड, ये तो शुक्ला जी बहुत पढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, त्रिस्तरीय। अच्छा, आपके पास दरअसल अभी हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 40 है डीपीएस, राज्य के नीति निर्देशक। तो इनको जब पढ़ेंगे तो उसमें 42वां 73 में इंदिरा गांधी ने, तो इससे क्या मतलब है? तो नहीं, बात नहीं, कंफ्यूजन आपका दूर कर दे। अगर पहला आता है 1951 में, बात समझिएगा, तो आप पढ़ रहे 42वां, तो 42वां इसके बाद आएगा, और 52वां हमने आपको बताया है 85 में, ठीक। तो 42वां तो इसी बीच में आएगा, तो कंफ्यूज कहाँ है। 1976 में आया, 44वां 1978 में आया। ये इमरजेंसी का पीरियड है। ये 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी के समय लाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है। आप समझ गए ना, 42वां अगर यहाँ आएगा तो 76 में ही आएगा, बीच में ही है। अब क्या है, अब हमारा यहां से स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने बताया कि संविधान सभा पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने भारत में संविधान बनाया। तो जब शुक्ला जी ये बताइए, संविधान सभा जो बनाई गई, संविधान सभा बेसिकली जो है हमारा संविधान होगा, ये जो अंग्रेज हैं ये आसानी से, ये बड़ा जिम्मेदार अपने आप को मानते थे। ये कहते हैं ऐसे कैसे तुमको छोड़ के हम चले जाएं, आप कह रहे हो भारत छोड़ो, तो कह रहे यार पहले तुम अपना कोई संविधान तो बना लो कि हमारे जाने के बाद तुम परेशान हो जाओगे, अराजकता हो जाएगी, तो कोई संविधान बना लो तब हम चले जाएंगे। तो कहा ठीक है, हमें संविधान बनाने का मौका दो। तो 1946 में, ध्यान रखिएगा, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान बनाने के लिए जो है अनुमति दी जाती है। उसमें क्या होता है, कैबिनेट मिशन योजना आती है, यानी कि अनुमति किससे मिलती है,
कैबिनेट मिशन योजना, ये बहुत पूछा जाता है। भारत में संविधान बनाने के लिए परमिशन किसने दी? कैबिनेट मिशन योजना उन्हीं की है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा भारत में संविधान सभा बनाए जाने की अनुमति मिली। पहली बार संविधान सभा बनेगी। संविधान सभा का मतलब है ऐसे लोगों का एक गुट होगा जो भारत में के लिए संविधान बनाएगा। तो संविधान में इस गुट में सदस्य कितने होंगे शुक्ला जी? संविधान सभा के सदस्य कितने होंगे? हाँ, 7 होंगे। अरे भाई 7 लोग कहां भारत का संविधान बना पाएंगे? वाह, बताओ, ये लोग भूल गए। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अभी आपको लास्ट टाइम तक बता दे रहे हैं। कुछ मेहनत भी करिए, यही पूछा जाता है। ये भी बताया था और ये भी बताया था महिला सदस्य कितनी कितनी थी महिला सदस्य। तो अगर 15 महीना महिला होंगी तो 7 कैसे? बोलो, देख लिए। अरे 389 मेंबर भारत में संविधान सभा में रखे गए। इन लोगों को जिम्मेदारी दी। अभी अभी आ रहे हैं वहीं, अभी वहीं पे आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वहीं, बस वहीं आ रहे हैं। 389 सदस्य द्वारा संविधान सभा बनाई गई। इसमें महिला मेंबर्स कितनी है? 15 है। ये सवाल खूब पूछा जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब है 389 लोगों, भारत के 389 लोगों को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। जब ये 3 लोगों को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया तो इनको जिम्मेदारी देगी कि भाई आप संविधान बनाओ। तो 389 लोगों के लिए संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में पहली बैठक संविधान सभा की होती है। और डॉक्टर, बताइए, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है 9 तारीख को। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष है। हाँ, प्रोटेम अलग होता है भैया, वो अलग चीज है, अभी बता देंगे प्रोटेम क्या होता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक। लेकिन इसकी ये पहली बैठक है, ध्यान रखिएगा, पहली बैठक, ये खूब पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में आयोजित हुई। अध्यक्ष कौन बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। और अध्यक्ष अब स्थायी होगा। अब कौन होगा स्थायी? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या किया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि परमानेंट ये चेयरमैन रहेंगे। दूसरे दिन राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक 11 दिन, 2 दिन पे हो रही बैठक, ध्यान रखिएगा। फिर 13 तारीख को बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946। ये मीटिंग का तीसरा दिन है। और इस मीटिंग में जब हम लोग, मान लो इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हम किस लिए हुए हैं? तो इसका उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ऑब्जेक्टिव प्रपोजल है कि हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव रखा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव रखने के साथ भारत का संविधान जो है बनना स्टार्ट हो गया। जब राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसी दिन संविधान सभा के कानूनी विधि सलाहकार बनाए गए थे। कौन? बताइए। हैं? BN
राव। BN राव को संविधान सभा का जो है लीगल एडवाइजर बनाया गया, विधिक सलाहकार बनाया गया था। तो संविधान बनना स्टार्ट हो गया। वही वही है, हाँ हाँ। BN राव, अब संविधान बनने लगा। ध्यान दीजिए, हमने बताया जितने भी मेंबर हैं इन मेंबर को जिम्मेदारी दे दी गई। क्या है, जैसे हम जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो पहले तो हम 1935 का एक्ट बारीकी से पढ़ेंगे और भारत में वो लागू हो पा रहा है नहीं लागू हो पा रहा है ये देखेंगे, कौन कौन सी चीजें नहीं लागू हो पा रही, और दुनिया के हम उन संविधानों को देखेंगे जिसमें से बहुत अच्छी चीजें हमें मिल सकती हैं और भारत में अप्लाई हो सकता है। ये जिम्मेदारी सबको दे दी गई, अलग अलग जिम्मेदारी सबको दी गई। सब लोगों ने जिम्मेदारी अपना पूरी करी, विदेश दौरे किए, दूसरे देशों के संविधान इकट्ठे किए, पढ़े, बहुत पैसा खर्च हुआ, समय भी बहुत लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान बनने में। ठीक, अब क्या है, संविधान बना के भाई हमने अपना काम करके दे दिया, हमने अपना काम करके दे दिया, सबने अपना अपना काम करके दे दिया, किसको? BN राव को। और भारत में BN राव ने ही भारत का संविधान बना दिया। BN राव ने बनाया भारत का संविधान। ये क्या है? ये संविधान का पहला ड्राफ्ट है, यानी कि एक ड्राफ्ट बनाया गया BN राव द्वारा। वास्तव में संविधान बनाने में सबसे ज्यादा क्रेडिट भारत में जाता है किसी को, तो BN राव को जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इन्हों के द्वारा बनाए गए संविधान में, जो बाद में संविधान लागू होता है उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8, अभी हम लोग पढ़े। लेकिन इनके द्वारा बनाए गए संविधान में पहले ही 13 अनुसूचियां थी। अब इनके द्वारा बनाए गए इस संविधान के प्रस्ताव को फाइनल करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति का मतलब है ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति बनाई गई। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, टोटल कितने हैं? 7। इसी समिति द्वारा इस संविधान को फेयर किया जाता है। इस संविधान को फेयर किया जाता है, यानी कि फाइनलाइज किया जाता है। इसलिए चूंकि फाइनल करने वाली कमेटी प्रारूप समिति है और उस कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर हैं, इसीलिए भारत में भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। ठीक, इसका मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है भारत का संविधान बनने। ठीक, ये है चौबीस नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा पर संविधान के पे सबके दस्तखत होते हैं और 26 नवंबर को ये लागू कर दिया जाता है। 26 नवंबर को आंशिक रूप से, 1949 को इसके कुछ हिस्से लागू कर दिए जाते हैं। लेकिन हमने बताया कि 26 जनवरी को जनवरी की जो तारीख है उसे जीवंत बनाने के लिए हमने फाइनल संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950। अब संविधान के जब हम संविधान पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चूंकि हमको बहुत डिटेल से पढ़ना नहीं है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भाग 1, 22 भाग है। तो भाग 1 का विषय है संघ और उसके राज्य क्षेत्र।
तो भाग 1 में जो अनुच्छेद है वो 1 से लेकर 4 तक, यानी कि 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद पहले भाग में है। पहले भाग में क्या है, क्योंकि बेस है संविधान का, इसलिए जिसपे अभी चर्चा भी हो रही है, विवाद भी हो रहा है। पहले अनुच्छेद में संविधान में लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। यही विवाद चल रहा है इस समय। पहले आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ होगा। अब इसमें यह बताया गया है कि इस संघ में, संघ का मतलब होता है संगठन, संघ का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब है संगठन, संगठन में मेंबर क्या होते हैं, उसके मेंबर ही संगठन बनाते हैं। तो ये मेंबर यहाँ क्या है, मेंबर है राज्य, और राज्य द्वारा, राज्यों के द्वारा बन रहा है संघ। इसकी बात पहले में की गई। दूसरे में यह है कैसे से नए इस संघ में और भी गुंजाइश है, संघ में नए सदस्य आ सकते हैं। तीसरे में है नए राज्य बनाए जा सकते हैं, ठीक। चौथे में यह है संसद इसमें कानून बनाएगी। दूसरा भाग है यह है नागरिकता, और नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता 5 से लेकर 11 तक है, यानी कि भारत में अगर नागरिकता के प्रोविजन देखे जाएं तो संविधान में कहां से कहां तक है, 5 से लेकर 11 तक है। अगर हम भारत की नागरिकता देखें, तो भारत में नागरिकता कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। भारत में प्रांतों का नागरिक नहीं होता है, भारत में सिर्फ भारत का नागरिक होता है। तो नागरिकता बेसिकली जो है वो भारत में 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है और 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है। तो 5 कौन से प्रकार हैं और 3 कौन से प्रकार हैं, यही जान लीजिए, बाकी आर्टिकल जानने की जरूरत बहुत नहीं है। तो पहला है जन्म से। पहले भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, जन्म से। दूसरा है वंश क्रम से। तीसरा है देशीकरण द्वारा। चौथा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा। पांचवा है भूमि अर्जन द्वारा। समझ लीजिए ये सारी चीजें तो आप जान जाएंगे, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, उसके माता पिता भारतीय हैं, तो वो भारत का नागरिक होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, विवेक जी गुड मॉर्निंग। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, ठीक, तो वो भारत का नागरिक होगा, बशर्ते उसके माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा है वंश क्रम से। दूसरे तरीके से नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता है वंश क्रम से। यदि कोई भारत का नागरिक जो दूसरे देश में रह रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारत का नागरिक, भारत का कोई दंपत्ति जो दूसरे देश में रह रहा है, जॉब करने गया है या अस्थायी रूप से टहलने गया है, अगर कोई बच्चा उसको दूसरे देश में पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक होगा, क्योंकि वंश क्रम के अनुसार वो भारत का नागरिक है, ठीक। तीसरा है देशीकरण द्वारा। यदि कोई दूसरे, यही विवादित पॉइंट है जिसको लेके विवाद हुआ था, ठीक, हाँ। इसमें यह कहा गया कोई दूसरे देश का नागरिक, हमारे यहाँ एक तय सीमा है, सीमा तक अगर भारत में रहता है और भारतीय संस्कृति में वो घुल मिल जाता है, तो उसे भारत सरकार भारत की नागरिकता दे सकती है। तीसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा। कोई आवेदन करके भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो उसको रजिस्टर्ड नागरिकता मिलेगी। और तीसरा है, लास्ट वाला है, भूमि अर्जन द्वारा। यदि कोई देश क्या करे, यानी कि भारत किसी देश पर कब्जा कर ले, पाकिस्तान पर कब्जा कर ले भारत, तो पाकिस्तान के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे, एक एक करके नागरिकता नहीं दी जाएगी।
यानी कि जिस एरिया को हम कब्जा करेंगे वो इस एरिया के रहने वाले लोग भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये नागरिकता के प्रोविजन है। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है और 3 प्रकार से नागरिकता जाती है। खूब सवाल पूछा जाता है, यानी नागरिकता जाएगी कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला, स्वतः त्यागने से। जैसे बहुत ऊब जाते हैं, आमिर खान जैसे लोग कहते हैं अब हम भारत की नागरिकता से ऊब गए हैं तो हम भारत की नागरिकता त्याग सकते हैं। तो भाई भारत की नागरिकता त्याग करके आप जा सकते हो यहां से। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरे देश के नागरिकता ग्रहण करने पर, यदि आप अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिकन सिटीजनशिप ले लेते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है वंचित किए जाने से। सॉरी। वंचित किए जाने से, यानी कि नागरिकता से आप वंचित किए जा सकते हैं तो भी आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। 3 प्रकार हैं जिससे नागरिकता जा सकती। 2 भाग हो गए। तीसरा भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मौलिक अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बाद हम लोग थोड़ा सा एब्रिविएशन कर लें, क्योंकि एब्रिविएशन आज नहीं किए गए हैं ना। मौलिक अधिकार अगर करेंगे तो टाइम आज फिर नहीं रह जाएगा, तो एब्रिविएशन कर लिए जाएं जिससे आपको याद करना भी बनता रहे। चलिए जल्दी से। होमवर्क बताइए भाई। अरे नहीं बताइए, जब आप याद करके आए तो क्या दिक्कत? हम्म, चलिए। कितनी मिली? 8 है, ठीक, इसीलिए दिया था। ठीक, 2 कौन से नहीं, 8 है। 6 कौन से? पहले आप 6 बताइए कौन से? हाँ चलिए पहले लिख लीजिए फिर उसको बात कर। हाँ। बीपीओ आपको लिखवाया था, बताइए क्या होता है? हाँ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। भेल लिखा था, BHEL। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, लिमिटेड है, इलेक्ट्रिकल्स। इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक में फर्क होता है शुक्ला जी। लिख लिया? CBDT। CBDT, हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस। CMD होता है कंपनियों में। क्या होता है फुल फॉर्म शुक्ला जी? CMD होता है। हाँ, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। एक होता है CEO। वेरी गुड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। शुक्ला जी बताइए, भारत का सर्वोच्च जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है भारत का? मैंने पूछा, भारत का सर्वोच्च कौन पदाधिकारी है जिसे मुख्य कार्यकारी कहा जाता है? हाँ हाँ, मतलब भारत में सबसे बड़ा तो मैंने ये नहीं,
राष्ट्रपति ही होता है। ठीक, आर्टिकल 53 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। मुख्य कार्य सुनिए है क्या, वास्तव में लिखने पढ़ने में राष्ट्रपति ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो पावर है वो जो है मिनिस्ट्री के पास रहता है। बस बस वही 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 बात, समझ गया ठीक। लिखिए सीएजी, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर नहीं होता है, कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और का एफएमसीजी का नाम खूब सुने होंगे, क्या होता है बताइए। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, हाँ। अगला लिखिए फिक्की, FICCI, FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। FDI, वेरी गुड, शुक्ला जी को कुछ तो रटे हैं। अच्छा, हाँ लिख लीजिए, अभी वो उस पे भी आता है। पेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पेना नहीं, फेरा होता है, पेमा और फेरा, मैनेजमेंट एक्ट, बाद में ये फेरा हो गया है, FERA हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, FERA, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। टूट रहा है, धीमे धीमे बोले, अच्छा ठीक, थोड़ा धीमे धीमे हो गया। गेल, GAIL, GAIL, अरे हाँ गैस एंड, चलिए प्रयास पहले कर लीजिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए बहुत आसान पूछते हैं शुक्ला जी से, GDP, हाँ वेरी गुड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, HRD, वेरी गुड, IIM, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ISO,
इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, मानक संघ, हाँ बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। तो लेकिन मानक ब्यूरो है, इंडियन मानक ब्यूरो है। एलपीजी, वेरी गुड। हाँ हाँ, लिक्विफाइड। एमओयू, एमओ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाँ समझौता, हाँ। अरे बहुत कैसे हो गए हैं, याद तो आपकी क्या जिम्मेदारी है करने की। एनएसएसओ, एनएसएसओ नहीं पता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, फिर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, दिल्ली में है। ये वो है ना, क्या कौन सा हाँ हाँ दिल्ली में है, हाँ हाँ दिल्ली में, ठीक ठीक दिल्ली में है। ओके। शुक्ला जी, एनपीए क्या होता है, क्या होते हैं ये? ठीक 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 ठीक, एनपीए हो गया। एनईपी बहुत इस समय ट्रेंड में है, एनईपी क्या है? एनईपी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बहुत, आप तो ये पढ़ी होंगे ना एमएड में, एनईपी तो है ही है आपके सिलेबस में। न्यू एजु हाँ लागू हो चुकी है। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एनआरआई बताइए शुक्ला जी। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, हाँ, रेजिडेंट इंडियंस। बस गलती ही नहीं होना है, क्योंकि अगर गलती होगी तो एक नंबर गया, क्योंकि इन्होंने सिलेबस तो बहुत सीमित दे रखा है, लेकिन कंफ्यूजन कर सकते हैं, हाँ बस। सब कुछ नहीं आता है, सब नहीं आता है, यही तो समस्या है जहां। यही पूछता ही है, यही पूछता है। आप सोचिए, अभी पिछली वाले पेपर में 2 साल पहले, 2-3 साल पहले हो, पीसीएस में पूछा गया कि 2G में जी क्या है, तो कहने मतलब ये भी पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं है। पीएसयू यूनिट, सेबी, एस, है क्या? अच्छा, पीएसयू अंडरटेकिंग है, हाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हमने कुछ दूसरा बोला था क्या? क्या? तो वही मैंने हाँ बोल दिया था शायद। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। हाँ, संवैधानिक कहाँ, संविधान में थोड़ी ना है। सेबी का चलिए बुक लिखिए जल्दी से, बुक और राइटर। हाँ? निफ्टी सूचकांक है, वो फुल फॉर्म तो बता। चलिए बुक पे आ जाइए। एज यू लाइक इट, वेरी गुड, विलियम शेक्सपियर।
एज यू लाइक इट। गीतांजलि बताओ भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी, इसके लिए इनको नोबेल मिला, कब मिला? वेरी गुड। कब गाया था? हैं? 11 में गाया था। ठीक, आनंद मठ लिखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। मीन कैम्प इस समय खूब पूछा जा रहा है, वेरी गुड। मीन कैम्प हिटलर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, दोनों कार्ल मार्क्स की किताबें। कार्ल मार्क्स की है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। प्रिंस, दास कैपिटल। शुक्ला जी, प्रिंस। माइकियावेली, और हमने बताया था भारत का माइकियावेली किसे कहा जाता है, मिला? फिर से लिख लीजिए, फिर ढूंढना। ठीक, वेल्थ ऑफ नेशन, माइकियावेली। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन। शुक्ला जी बताइए, रिपब्लिक, प्लूटो। शुक्ला जी को एक ही किताब पता है, अभी देखना बता देंगे, अमृत और विष। हाँ, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। आधे अधूरे, कौन राकेश? जो आपको याद है वो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं याद है उसको जरूर लिखो। इंडिया डिवाइडेड, वेरी गुड। इंडियन फिलोसफी, बढ़िया नाम है, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एशियन ड्रामा, गुन्नार मिडाल। एशियन ड्रामा, गुन्नार मिडाल। गुन्नार। एसेज ऑन गीता, वेरी गुड। शुक्ला जी रट रहे हैं ऑफिस में बैठ के, हमें लग रहा है। अच्छा अच्छा, देरी नहीं हुआ है, फॉर्मेट करवा रहे हैं। एसेज ऑन गीता हो गया। कामायनी, पंचतंत्र, मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। वार एंड पीस, वेरी गुड, लियो टॉलस्टॉय। भारत भारती, वेरी गुड। मैथिली शरण गुप्त, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेरी गुड। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। मदर इंडिया, कैथरीन मेयो। है अब इतना लेखक के बारे में ये कैसे पता चलेगा कहाँ सारे लेखक कहाँ के हैं? झांसी की रानी, वाह क्या बात है, ये इतना जल्दी करोगे तो हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। गण देवता, नहीं भाई, हाँ बंदोपाध्याय है लेकिन शरद चंद्र नहीं है। तारा शंकर बंदोपाध्याय, गण देवता तारा शंकर बंदोपाध्याय। ये तो वो किताबें हैं जो आप लिख चुके हैं, पहुंचना है वहां तक जहां नहीं लिखी हैं, तो कह रहे हो बस करो। बहुत ज्यादा जैसे होता है वो ट्रेंडिंग जो किताबें करंट की हैं, जो किताबें बहुत ज्यादा फेमस होती हैं, नहीं वो जैसे उन्होंने लिखा था जो प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी थे संजय बारू ने, हाँ हाँ देख, इस तरह की किताबें जो है जो पूछी जाती हैं। कहाँ तक पहुंचे?
चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा। द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, वेरी गुड। देवदास, शरद चंद्र चटर्जी। कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास, अमृता प्रीतम। गाइड, आर के नारायण, आर के नारायण गाइड। हाँ गाइड। पोस्ट ऑफिस, वेरी गुड। इंडिया विंग्स फ्रीडम, कामसूत्र, चंडलिका, रविन्द्रनाथ टैगोर, चंडलिका। दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिजन डायरी, जयप्रकाश नारायण। छूट जाए तो बताना। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेजेंट डायरी, जयप्रकाश नारायण, बूंद और समुद्र। वेरी गुड। अमृतलाल रागर की सारी किताबें तुमको रटी हैं। मिडनाइट चिल्ड्रेन, वेरी गुड। माई लाइफ स्ट्रगल, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान, मिडनाइट सलमान रुश्दी। लाइफ डिवाइन, माई लाइफ स्ट्रगल, खान अब्दुल गफ्फार खान। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, अरे एस राधाकृष्णन। हाँ राधाकृष्णन। हाँ ये हो गया। और क्या है? एब्रिविएशन हो गया नहीं? क्या क्या बस करें? हाँ थोड़ा जरा उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए कुछ। उत्तर प्रदेश से 3 सवाल आने। बस एक मिनट। कौन? विवेक सिंह जी हैं।